नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। इजरायली सैनिकों का गजा पट्टी पर छठे दिन भी ताबड़तोड़ हमला। हमास ने भी दक्षिण इजरायल पर दागे रॉकेट। दोनों तरफ से जारी जंग में अब तक 2700 से अधिक नागरिकों की मौत। इजरायल पर हमास और उसके सहयोगी संगठनों का 3 तरफ से हमला। इजरायली प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त युद्ध कैबिनेट की बैठक की। कहा, हमास को मिटाने तक सैन्य अभियान रहेगा जारी। इजरायल मंत्री का बयान, बंधकों के छोड़े जाने तक गजा की सीमा से नहीं हटेंगे इजरायली सैनिक। जंग के बीच कूटनीतिक वार्ता का दौर जारी। फलस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के साथ की बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री की दोनों नेताओं के साथ कल हो सकती है बैठक। अरब देशों का इजरायल से तत्काल युद्ध रोकने का आह्वान। ऑपरेशन अजय के तहत पहली चार्टर्ड फ्लाइट से करीब 230 भारतीयों को लाया जाएगा स्वदेश। विदेश मंत्रालय ने निकासी में भारतीय वायुसेना की भूमिका से नहीं किया है इनकार। फिलहाल इजरायल में करीब 18,000 भारतीय मौजूद। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने CIS शिखर सम्मेलन से ठीक पहले किर्गिस्तान में अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच नागोर्नो काराबाख में रूसी शांति सैनिकों के भविष्य पर चर्चा। और सबसे पहले खबर एशिया महाद्वीप से। इजराइल और हमास के बीच छठे दिन भी भीषण युद्ध जारी रहा। हमास की तरफ से दक्षिण इजराइल में रॉकेट के हमले जारी रहे, तो वहीं इजराइल के भीषण प्रत्युत्तर के बाद गजा में हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों को खुली छूट देने की घोषणा की है और कहा है कि हमास के प्रत्येक सदस्य की मौत से बाद ही ये जंग बंद होगी। हमास पर निर्णायक लड़ाई छेड़ने के लिए इजराइल ने जमीनी अभियान के मुद्दे पर युद्ध कैबिनेट का गठन किया, जिसकी आज बैठक भी हुई। इजराइल हमास युद्ध का छठा दिन। यूं तो इन 6 दिनों में गजा लगभग मलबे की ढेर में तब्दील हो चुका है, लेकिन गुरुवार को भी जब लोगों की नींद धमाके के साथ खुली तो हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। बड़ी बड़ी इमारतें हमले की जद में आकर खंडहर का आकार ले चुकी है, जैसे यहां कभी आबादी रही ही ना हो। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शहरी आबादी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों को छोड़ स्कूल, अस्पताल में नया ठिकाना बना लिया है। इजराइल के हमले में फलस्तीन में 1300 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि हमास के हमले में अब तक 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। इजरायली पीएम ने कैबिनेट की बैठक के बाद अपने सैनिकों को खुली छूट देने की घोषणा करते हुए कहा कि हमास से जुड़े प्रत्येक सदस्य की मौत तय है। नेतन्याहू ने कहा कि पूरा इजराइल अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। हम एक क्रूर दुश्मन से लड़ रहे हैं जो IS से भी बदतर है। हमने देखा कि लड़कियों और लड़कों को सिर में गोली मार दी गई, पुरुषों और महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, युवा महिलाओं के साथ हैवानियत की गई, लड़ाकों के सिर काट दिए गए। इजराइल गजा सीमा के पास के इलाके में बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक की मौजूदगी है ताकि जमीनी अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि इजराइल ने इस मुद्दे पर युद्ध कैबिनेट का गठन किया है, जिसमें जमीनी अभियान पर फैसला लेना था। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक जमीनी अभियान को आगे बढ़ाने के बारे में राजनीतिक फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि सेना किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए योजना बना रही है और दक्षिणी इलाकों में सुरक्षा मजबूत कर सैन्य अभ्यास कर रही है। लेबनान की तरफ से हमले के खतरे को देखते हुए इजरायली सेना इसी तरह का अभ्यास उत्तरी इलाकों में भी कर रही है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ही गजा पर हवाई हमले का अंजाम दे रहा हो। हमास की तरफ से भी दक्षिणी इजराइल के अलग अलग हिस्सों पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। हमास के लड़ाके इजराइल पर अभी भी 3 मोर्चे से हमले को अंजाम दे रहे हैं। लेबनान, समंदर से सटे इलाके और मिस्र से लगे दक्षिणी गजा से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। सेंट्रल इजराइल के वेस्ट बैंक की तरफ से भी रॉकेट दागे गए हैं। रॉकेट हमलों से बचने के लिए कई जगहों पर लोगों को इमारतों से बाहर निकलकर भागते देखा गया। बहरहाल इजरायली ऊर्जा मंत्री ने यह कहा है कि उनका देश गजा में बुनियादी संसाधनों या मानवीय सहायता की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि हमास अपहृत लोगों को रिहा नहीं कर देता। गजा के अस्पताल में भारी भीड़ है और स्वास्थ्य से जुड़े साजो सामान और तेल खत्म होने की कगार पर है। घायलों की इलाज के लिए अस्पताल में लोगों से लगातार रक्तदान करने की अपील की जा रही है। दरअसल 9 अक्टूबर को सीमा पर कब्जे के बाद इजराइल ने गजा तक होने वाली बिजली आपूर्ति रोक दी थी, जिसके बाद 11 अक्टूबर को पूरे गजा में बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। 5 में से 3 वाटर प्लांट्स ने भी काम करना बंद कर दिया, जिससे मानवीय संकट खड़ा हो गया। गजा में फलस्तीनी शरणार्थी के लिए काम कर रही यूएन एजेंसी के पास बहुत कम मात्रा में खाना और पानी बचा है, जिससे सिर्फ 12 दिनों तक ही शरणार्थियों की भूख मिटाई जा सकती है। एजेंसी के मुताबिक सड़कों पर मलबा होने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, संचार लाइनें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, जिससे लोगों की मदद करने में काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं। मिस्र, जॉर्डन जैसे कई देशों ने मानवीय मदद का ऐलान किया है, लेकिन इजरायली सैनिकों की घेराबंदी की वजह से गजा तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच सीरिया ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर हवाई हमले की पुष्टि करते हुए इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है। दावे के मुताबिक भूमध्य सागर से यह मिसाइल दागी गई। यह हमला उस समय हुआ जब ईरान के विदेश मंत्री दमिश्क पहुंचने वाले थे। और इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण संग्राम के बाद दुनिया 2 खेमों में बढ़ती दिख रही है। इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का खुला समर्थन मिल रहा है, तो वहीं अब इस्लामिक देश फलस्तीन के समर्थन में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सैन्य मदद भेजे जाने के साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव में इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस ने बातचीत की है। ईरान और सऊदी अरब ने इजराइल से फलस्तीन पर जारी हमले को रोकने का आह्वान किया है। फिलहाल जंग रोकने के लिए अरब देशों के बीच बैठकों का दौर जारी है। इजराइल हमास के बीच जारी खौफनाक घमासान के बीच दुनिया 2 खेमों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का इजराइल को साथ मिलता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कई इस्लामिक देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं। हमास और इजराइल में जारी जंग को रोकने के लिए अरब देशों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। जंग के शुरू होने के साथ ही अमेरिका सैन्य मदद भेजे जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच युद्ध के और तेज होने की आशंका गहरा गई है। जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव में इजरायली पीएम से मुलाकात कर एकजुटता का प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद साझा बयान भी जारी किया। आप अपनी रक्षा करने में अपने आप में काफी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन जब तक अमेरिका मौजूद है आपको ऐसा कभी नहीं करना पड़ेगा। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमास की दुष्टता से हम स्तब्ध हैं। हम इजरायली नागरिकों की बहादुरी से भी प्रेरित हुए हैं। हमास आईसिस है और जैसे आईसिस को कुचला गया वैसे ही हमास को भी कुचला जाएगा। हमास के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि आईसिस के साथ किया गया था। इससे पहले बुधवार को 22 देशों के संगठन अरब लीग ने मिस्र के काहिरा में सदस्य देशों के साथ एक आपातकालीन मंत्री स्तरीय बैठक की, जिसमें इजराइल से तत्काल गजा में हमले रोकने, मानवीय मदद को पहुंचाने की अपील की गई। अरब लीग ने इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में कटौती करने के फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए इजराइल से गजा पट्टी में जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाओं की बहाली की मांग की है। अरब लीग ने इजराइल से अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और 2 स्टेट समाधान पर बातचीत पर वापस लौटने का आग्रह किया है। मानवीय सहायता को गाजा पट्टी में पहुंचाने की तत्काल अनुमति दी जाए। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि अरब लीग इजराइल से गाजा पट्टी में भोजन, ईंधन और मानवीय सहायता तत्काल भेजने का आह्वान करता है। अस्पताल में ऑक्सीजन सहित दवाओं की आपूर्ति कम हो रही है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक वार्ता का दौर भी जारी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की। हाल के दिनों में दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए बातचीत को अहम माना जा रहा है। दोनों देशों ने फलस्तीन पर हो रहे हमले को तत्काल प्रभाव से रोकने का आह्वान किया। हमास के हमले में कई देशों के नागरिकों के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं। इजरायली प्रशासन की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि आतंकी हमले में फ्रांस के सबसे अधिक 9 नागरिक मारे गए और 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि अब तक 7 अमेरिकी नागरिकों के मौत की पुष्टि की गई है। कुछ अमेरिकी नागरिकों के बंधक बनाए जाने की भी खबरें हैं, जिसे लेकर कूटनीतिक वार्ता का दौर जारी है। चीन के भी 2 नागरिक मारे गए हैं और 3 लापता हैं। और फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में वहां के राजा अब्दुल्ला से मुलाकात की। अब्बास ने गाज़ा पट्टी पर इजराइल के हमले को तत्काल रोकने, मानवीय सहायता और पानी और बिजली का प्रावधान करने और तत्काल मानवीय गलियारे खोलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वो संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे नागरिकों की हत्या या दुर्व्यवहार को खारिज करते हैं। शुक्रवार को महमूद अब्बास की अम्मान में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलने का कार्यक्रम है। और इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि विदेश मंत्री की घोषणा के अनुरूप इजराइल से वापस आने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। भारतीय नागरिकों को लेने के लिए पहली चार्टर्ड उड़ान आज रात तेल अवीव पहुंचेगी और इसके कल सुबह भारत लौटने की उम्मीद है। पहली फ्लाइट से करीब 230 यात्रियों को भारत लाया जाएगा। इजराइल पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमले के बाद जारी भीषण जंग का गुरुवार को छठा दिन है। दोनों ही तरफ से हमले अभी भी नहीं रुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही तरफ से सैकड़ों की तादाद में लोगों के मारे जाने की खबर है। एक तरफ जहां इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों को निस्तनाबूद कर रही है, तो वहीं हमास की ओर से भी इजराइल के ठिकानों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस बीच इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय की घोषणा की। इसके तहत इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को स्वदेश लौटने में मदद की जाएगी। गुरुवार को विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि एक चार्टर्ड फ्लाइट गुरुवार देर रात इजराइल के तेल अवीव से उड़ेगी और शुक्रवार सुबह करीब 230 यात्रियों को लेकर स्वदेश वापस आएगी। बागची ने बताया कि हमारे पास सारे विकल्प हैं। भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल हमने पहले भी किया है, लेकिन अभी चार्टर्ड फ्लाइट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. I think it can carry about 230 odd passengers. That's what we are hoping can fill it up, but depending. Look, this number is broad. अभी के लिए चार्टर फ्लाइट गई हैं, पर जैसे हमने कहा, हमने पुराने कुछ ऐसे स्थितियों में हमारे वायुसेना का भी असिस्टेंस लिया है। आइए आपको बताते हैं कि ऑपरेशन अजय है क्या और इसकी अहमियत क्या है। ऑपरेशन अजय इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने का एक अभियान है। ऑपरेशन अजय के तहत विशेष उड़ान से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार इजराइल में भारतीय दूतावास की मदद से उन तमाम लोगों की सूची बनाकर वापसी सुनिश्चित करेगी जो मौजूदा हालात में स्वदेश लौटना चाहते हैं। तेल अवीव में भारतीय दूतावास में वहां रहने वाले नागरिकों ने ईमेल के जरिए पहले ही पंजीकरण करवा लिया है। इसकी जानकारी दूतावास की ओर से भारतीय विदेश मंत्रालय को ईमेल के जरिए भेज दी गई है। इजराइल में फंसे भारतीयों की सुविधा के लिए नई दिल्ली में कंट्रोल रूम खोला गया है, जो 24 घंटे इजराइल और फलस्तीन में भारतीयों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अपने नागरिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से सकुशल बाहर निकालने का ये कोई पहला अभियान नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ने बीते सालों में कई सारे ऑपरेशंस चलाकर भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की है। आइए आपको बताते हैं इससे पहले चलाए जा चुके ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशन गंगा। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था। इस दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भारत सुरक्षित लाया गया था। इस अभियान में यूक्रेन में फंसे करीब 22,500 से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन।
कोरोना महामारी के दौर में पीएम मोदी के पहल पर वंदे भारत मिशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत लाखों भारतीयों को स्वदेश लाया गया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों से 18 लाख से अधिक भारतीयों ने स्वदेश वापसी की। इस मिशन में भारतीय नौसेना ने अहम योगदान निभाते हुए अपने जहाजों से 3000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लौटने में मदद की। ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोरोना संकट के ही दौरान भारत ने ऑपरेशन गंगा की तरह ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। ये एक नौसैनिक अभियान था। इसके तहत करीब 4000 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते वतन वापस लाया गया। भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व और ऐरावत, शार्दुल और मगर ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन राहत। यमन की सरकार और हाउती विद्रोहियों के बीच साल 2015 में छिड़ी जंग में हजारों भारतीय फंसे हुए थे। ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने यमन से लगभग 6000 लोगों को सुरक्षित निकाला था। ऑपरेशन देवी शक्ति। साल 2021 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इसकी मदद से सैकड़ों भारतीयों को भारत लाया गया था। उम्मीद की जानी चाहिए कि इजरायल में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी जल्दी ही हो पाएगी और अपने नागरिकों को संकटग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित बाहर निकालने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर से चरितार्थ होती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और अब खबर अमेरिका महाद्वीप से। पिछले कई दशक से बदलते मौसम का असर कई देशों पर बेहद नकारात्मक पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्वाटेमाला में हालात बद से बदतर हो गए हैं। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मुताबिक ग्वाटेमाला में पिछले 10 वर्षों में तेजी से भूखमरी फैली है और इसकी मुख्य वजह चक्रवात और तूफान है। ग्वाटेमाला की करीब 1/4 आबादी भोजन की कमी का सामना कर रही है और कुपोषणग्रस्त है। मारिया रोड्रिगेज के केवल एक दुधमुहिया बच्चे को छोड़कर बाकी सब अपनी उम्र के हिसाब से ऊंचाई में कम हैं। मारिया के 5 बच्चे कुपोषण की वजह से अपनी उम्र से कम उम्र के दिखाई देते हैं। मारिया मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला की रहने वाली है। एक उच्च मध्यम आय वाला देश होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन के चलते यहाँ बड़े पैमाने पर खाने की कमी देखने को मिल रही है। यूनिसेफ के मुताबिक 2022 में यहाँ 44% बच्चों की हालत मारिया के बच्चों की ही तरह थी।
उम्र के हिसाब से बच्चों की ऊंचाई के मामले में दुनिया में ग्वाटेमाला से बदतर हालत केवल 7 देशों की है। यहाँ मौसम की ऐसी मार पड़ी कि मारिया बताती हैं कि अगस्त में एक समय उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ टर्टिलाज और दोबारा गर्म किए गए थोड़े बीन्स के अलावा कुछ भी नहीं था। जब मेरे पास कुछ खाने को नहीं होता था तो मैं पड़ोसियों से खाना मांगती थी, और अगर उनके पास भी कुछ नहीं होता तो फिर हम खाना नहीं खाते थे। ये स्थिति लगातार बनी हुई है। पानी की कमी हमें प्रभावित करती है। यहाँ ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है। ग्वाटेमाला एक ऐसे इलाके में स्थित है जिसे मध्य अमेरिका के शुष्क गलियारे के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था कॉफ़ी, चीनी, मक्का और बीन्स पर निर्भर है, लेकिन लगातार बारिश की कमी की वजह से यहाँ सूखा पड़ता रहता है, जिसके कारण लोग खाने की कमी के चलते कुपोषण की मार झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते ग्वाटेमाला में लगातार प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ कभी कई दिनों तक बारिश एक साथ होने से लोगों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है, तो कभी लंबे समय तक बारिश का इंतजार करते हुए सूखे में दिन काटने पड़ते हैं। इस साल सूखे के चलते हमारी पहली बुआई बर्बाद हो गई। अब हमने दोबारा बुआई की है। हमें बारिश की आस है। अगर अब फिर बारिश नहीं होती है तो एक बार और बुआई के लिए बीज मांगना पड़ेगा। यहाँ के ज़्यादातर युवा लोग यहाँ से चले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उनको भेजने के लिए पैसे ही नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में ग्वाटेमाला के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मुताबिक ग्वाटेमाला में पिछले 10 सालों में तेजी से भूखमरी फैली है। यहाँ 2023 के पहले 9 महीनों में 127 बच्चों की मौतें भूखमरी से जुड़ी होने की आशंका जताई गई है। पिछले साल भी इस दौरान इस तरह की 96 मौतें दर्ज की गई थीं। इसके लिए जलवायु परिवर्तन के अलावा कोविड महामारी और यहाँ भ्रष्टाचार के चलते आई राजनीतिक अस्थिरता को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। जिन स्थानों पर बेहद गरीबी है वहीं प्रवासन का भी दबाव है। स्थानीय लोगों के इन्हीं इलाकों में कुपोषण भी केंद्रित है। यदि हम इन क्षेत्रों को विकसित करते हैं तो हम प्रवासन के साथ साथ कुपोषण की समस्या पर भी प्रहार करेंगे। पिछले 1 दशक में इस सूखे गलियारे के देश लंबे सूखे के अलावा लगातार चक्रवात और तूफान भी झेल रहे हैं। इन आपदाओं से बड़े पैमाने पर फसलों की बर्बादी हुई है, जिसने इस क्षेत्र में भुखमरी और कुपोषण को बड़े पैमाने पर फैला दिया है। पिछले 1 साल में ग्वाटेमाला की करीब 1/4 आबादी ने भोजन की कमी का सामना किया। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरें यूरोप महाद्वीप से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की तरफ से उनके खिलाफ मार्च में जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के बाद ये पुतिन की पहली विदेश यात्रा है। किर्गिस्तान के रूस के साथ मजबूत संबंध हैं और दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सदस्य देश नहीं हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने किर्गिस्तान के साथ रूस के सैन्य और रक्षा सहयोग को विस्तार देने की उम्मीद जताई है। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन राजधानी बिश्केक में पूर्व सोवियत गणराज्यों के समूह कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। CIS की बैठक से ठीक पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किर्गिस्तान में अजरबैजान के अपने समकक्ष अलियेव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात अजरबैजान में जातीय आर्मेनियाई लोगों के खिलाफ चलाए गए नागोर्नो कराबाह क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के बाद हुई है। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों देशों के बीच अजरबैजान के साथ नागोर्नो कराबाह में रूसी शांति सैनिकों के भविष्य पर चर्चा हुई है। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की झलक। और विश्व संस्कृति की झलक में आज बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे वर्ल्ड व्हीलचेयर फुटबॉल चैंपियनशिप की। कहानी व्हीलचेयर की नहीं, कहानी पावर चेयर की। अटूट इच्छा शक्ति, जुनून और मजबूत इरादे, इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने पर शारीरिक कमजोरी भी जीवन में उतनी बड़ी बाधा नहीं बन सकती। इस बात को सही साबित करते हैं पावर चेयर यानी व्हील चेयर फुटबॉल के ये खिलाड़ी अपनी तमाम शारीरिक कमजोरियों के बावजूद अपने देश का नाम रोशन करने का सपना पाले, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि फुटबॉल का खेल अर्जेंटीना के लोगों में एक अलग ही जुनून जगाता है। इसकी झलक हमें पिछले साल ही हुए फीफा विश्व कप के दौरान भी देखने को मिली थी, जब अर्जेंटीना ने 36 साल बाद फिर से कतर में विश्व कप जीता था। अब अर्जेंटीना की पावर चेयर टीम भी फुटबॉल में कुछ ऐसी ही उपलब्धि हासिल करने की तैयारी कर रही है। पावर चेयर फुटबॉल में 4-4 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। ये खिलाड़ी सेरेब्रल पाल्सी और डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी स्थितियों से पीड़ित होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपने दैनिक जीवन में स्थायी सहायता की ज़रूरत पड़ती है। अर्जेंटीना की पावर चेयर टीम वर्तमान दक्षिण अमेरिकी चैंपियन है और ये टीम इस महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली विश्व व्हीलचेयर फुटबॉल चैंपियनशिप में अपनी दावेदारी पेश करेगी। हम अर्जेंटीना की टीमों के उत्साह का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिनके नतीजे अच्छे रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और अर्जेंटीना की दृष्टिबाधित पुरुष और महिला फुटबॉल की टीमें शामिल हैं। यह कई वर्षों की लंबी प्रक्रिया है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी अच्छी उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं। शारीरिक कठिनाइयों से जूझने के बावजूद पावर चेयर के इन खिलाड़ियों के इरादे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ इस खेल ने भी इन खिलाड़ियों के जीवन में नए उत्साह और आत्मविश्वास को जगाया है। जहां एक तरफ ये अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो साथ ही ये खेल इनके सामाजिक जीवन में भी बड़े बदलाव ला रहा है। पावर चेयर के इन खिलाड़ियों को मैदान में नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, जहां ये लोग नए दोस्त बनाकर अपने जीवन में बड़ा बदलाव महसूस करते हैं। पहले मैं अपने भाई को रग्बी खेलते हुए देखने जाया करता था, अब वो मुझे फुटबॉल खेलते हुए देखने आता है। मुझे यहाँ नए दोस्त और बहुत अच्छे परिवार मिले हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे खेलने से मुझे यात्रा करने का मौका मिलेगा। इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। हालांकि पिछले व्हीलचेयर फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना की टीम 7वें पायदान पर रही थी, लेकिन पिछले साल फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को मिली जीत से प्रेरणा लेकर पावर चेयर के ये खिलाड़ी भी इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए जुटे हुए हैं। तो चुनौतियों को चुनौती देते पावर चेयर टीम के सदस्य। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।